चलिए स्टार्ट करें क्लास। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जेईई मेंस के 2024 और 25 के क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग। 10 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है कि ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है, वो हमें इस तरह से डायग्राम में शो करी गई है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दी पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट 1 पे इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और पॉइंट 2 पे यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If the velocity of water entering at point 1 is 2 meter per second, then velocity of water leaving at point 2 will be। अगर यहाँ पर पॉइंट 1 में वाटर की वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बताना है। सबसे पहले ये वेलोसिटी कम होगी उतनी रहेगी या फिर ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा। जितना पानी इधर से आया उतना ही पानी इधर से निकलेगा। तो अगर एरिया कम हो गया तो यहाँ की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे और वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे सेकंड पॉइंट पे सेम रहेगी। सो वी कैन से कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर A1 दिस इज योर पाई R1 स्क्वायर इंटू यहाँ की स्पीड V1 इज इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर, सेकेंड वाले पॉइंट का एरिया, इंटू यहाँ की स्पीड V2। दोनों साइड से ये हमारा पाई से पाई चला गया, तो R1 कितना दिया गया है 2, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू V1 हमारा 2 है इज इक्वल टू यहाँ पर R2 हमारे पास में 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू V2। सो वी कैन से ये हमारे पास जो V2 है इट विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमको हमारा ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर सवाल में कहा गया है कि इन द एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ ए गिवन लिक्विड विथ ए बॉल हैविंग रेडियस आर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए किसी लिक्विड की। इसके अंदर में एक बॉल को गिराया गया है जिसकी रेडियस आर है। तो हमें कहा जा रहा है कि ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी ए पैराबोला, कि टर्मिनल वेलोसिटी v और रेडियस r ऑफ द बॉल के बीच में जो ग्राफ रहेगा वो पैराबोला होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला याद होगा, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो अपन ने रेडियस 2 और वो गलत है, ये डायरेक्ट एरिया पुट कर सकते थे हम लोग। हाँ, मतलब उसमें एरिया क्रॉस, अच्छा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ रेडियस, आपने उसमें स्क्वायर बता हाँ दिया, हाँ हाँ बिल्कुल एरिया ठीक है ना। तो वहाँ पर वो मैंने मतलब गलत वे में बोल दिया था, लेकिन अदरवाइज इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 R स्क्वायर G इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारी ईटा। अब यहाँ पर देखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है ना, रेडियस यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा बनता है हमारा, पैराबोला बनता है। तो यानी कि ये पहला स्टेटमेंट सही है कि वेलोसिटी v एंड r रेडियस r के बीच में जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, राइट। दूसरी बात, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स बॉल आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन लिक्विड, ठीक है ना, कि हमारे पास में चाहे अगर हम लोग डायमीटर्स चेंज भी करें तो हमारी सबके लिए टर्मिनल वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा है क्या, डायमीटर यानी कि रेडियस चेंज हो रही है तो बाकी टर्म्स को कांस्टेंट रखो, आर को चेंज करोगे तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। यानी कि ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला वाला सही दूसरा गलत, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारी टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करती है। अब टर्मिनल टेम्परेचर अगर बदलता है
तो हमारे सब्सटेंस की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बदल जाएगी, ठीक है ना। और अगर विस्कोसिटी बदलती है तो फिर हमारी टर्मिनल वेलोसिटी भी बदल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, डेंसिटी में भी चेंज आ जाएगा, है ना। तो हियर वी कैन से कि विस्कोसिटी ऑफ fluid mainly depends upon temperature, mainly depends upon the temperature। और होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो ये मेंशन कर लीजिएगा कि फॉर ए लिक्विड viscosity decreases with increase of temperature, with increase of temperature। तो यानी कि सी स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग किसी लिक्विड की डेंसिटी का पता कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बाकी टर्म्स पता हो तो लिक्विड की डेंसिटी का भी पता किया जा सकता है। सही बात है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हुआ। और आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। कि अगर हम लोग बॉल को जो है, ठीक है ना, वो किसी इनिशियल स्पीड के साथ ड्रॉप करें तो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की जो है वो वैल्यू बदल जाएगी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा है वो तो हमारा सब्सटेंस डिपेंडेंट है, तो वो उसकी स्पीड को लेके क्यों बदलेगा। लिक्विड का नेचर थोड़ी बदलेगा ऑब्जेक्ट को देखते हुए, उसकी स्पीड को देखते हुए, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि हमारा ए, सी और डी ये तीन स्टेटमेंट सही है और ये ई वाला हमारा गलत है। यानी कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ए, सी और डी सही है, यानी कि सही स्टेटमेंट हमारा सही आंसर सी हो गया है। ठीक है, समझ में आया ये। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल में मेंशन किया हुआ है कि वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप whose one end is closed with a valve। कि वाटर जो है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से फ्लो कर रहा है जिसका दूसरा एंड जो है एक वॉल से बंद कर दिया गया है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज अटैच टू द पाइप इज P1। तो यहां पर उस दौरान पर जब प्रेशर आएगा, ठीक है, जब हमने लिक्विड का फ्लो रोक दिया है दूसरे एंड पे लगा के, यहाँ पे स्टॉप लगा के, तो वहां पर प्रेशर कितना है, P1 है। The reading of the pressure gauge falls to P2 when the wall is opened। जब वॉल को खोल देते हैं लिक्विड हमारा फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर घट के कितना आ जाता है, P2 हो जाता है। So the speed of water flowing in the pipe is proportional to। तो जब हमारा ये लिक्विड फ्लो करेगा पाइप में से, तो उस दौरान पर जो लिक्विड की स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि दो सिचुएशन है, पहले हमारे पास में इसको रोक दिया था, प्रेशर कितना है, P1 है, स्पीड कितनी है यहाँ पर लिक्विड की, 0। फिर यहाँ से, ठीक है ना, ये वॉल को ओपन कर दिया, तो लेट अस से इस दौरान की इसकी जो स्पीड है वो v है, और अब प्रेशर यहाँ पर कितना है, P2 है। समझ में आ रही है बात, इसी पाइप को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी यानी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, राइट। तो दोनों ये हमारा सेम लिक्विड हाइट पर है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमारी सेम रहेगी। सो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन वी कैन से कि बाय Bernoulli equation we can say P1 plus हाफ रो, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टॉप कर दिया तो 0, तो 0 का स्क्वायर लगा दिया हमने इसको समझने के लिए, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, जब लिक्विड का फ्लो शुरू हो गया। तो यहां से देखिएगा हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2 आ जाएगा। हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस
P2 हो गया, और डेंसिटी ये जीरो है ना, इनिशियल जब हमने स्टॉप कर दिया था तो स्पीड तो जीरो रहेगी फ्लो की। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली v निकालना है, तो v स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन में डेंसिटी रो। तो v क्या आ जाएगा, इसका आप अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस विच इज P1 माइनस P2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज रो। तो 2 कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2 के, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विच इज अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2। बताइए समझ में आई ये? चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर सवाल में दिया गया है कि ए स्मॉल रिजिड स्पेरिकल बॉल ऑफ मास कैपिटल M इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। एक छोटी सी रिजिड स्पेरिकल बॉल जिसका मास कैपिटल M है, इसको एक ग्लिसरीन कंटेनिंग लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब में गिराया गया है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद में टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, then the viscous force acting on the ball will be consider g as acceleration due to gravity। अगर ग्लिसरीन की डेंसिटी हमारे सब्सटेंस की डेंसिटी से हाफ होती है, तो हमें बताना है कि इस बॉल के ऊपर में विस्कस फोर्स कितना लगेगा, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कंसिडर करना है, ऑप्शन में जो आपको g दिख रहा है। तो देखिएगा, लेट अस से कि ये हमारी इस तरह से बॉल है। जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो फोर्सेस होंगे उतने ही हमारा ऊपर की तरफ फोर्सेस को बैलेंस हो जाएंगे। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारा mg हो जाएगा, ऊपर की तरफ दो फोर्सेस कौन से, एक बॉयंट फोर्स और दूसरा विस्कस फोर्स, राइट। ऊपर की तरफ इस लिक्विड में है तो बॉयंट फोर्स तो आएगा ही आएगा, राइट, दिस इज योर बॉयंट फोर्स Fb। और दूसरा क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड की वजह से विस्कस फोर्स Fv, क्योंकि अब जो है इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ जितना फोर्सेस है उतना ही हमारे नीचे की तरफ फोर्सेस है। तो वी कैन से कि ऊपर की तरफ फोर्सेस क्या क्या है, बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू mg। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, विस्कस फोर्स Fv। सो वी कैन से कि Fv इज इक्वल टू mg माइनस बॉयंट फोर्स Fb। mg, m यानी कि यहाँ पर मास को कैसे बोला जा सकता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू दिस g माइनस बॉयंट फोर्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g, ठीक है ना। जितना आपका ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, पूरा का पूरा वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग आपका डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर वी कैन से कि दिस इज योर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू g माइनस ग्लिसरीन लिक्विड की डेंसिटी हमें बोली गई है कि बॉडी की डेंसिटी की हाफ है, so this is your volume into density of the body upon में 2 into g। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, v रो बी g डिवाइडेड बाई 2। और v रो बी g क्या है हमारे पास में, v रो बी क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया हमारे पास में mg डिवाइडेड बाई 2 एज आवर आंसर, जो कि हमको हमारे ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। लिखाइए, हो गया नोट डाउन, पूर्ण अच्छे से बैठो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल में मेंशन किया गया है कि करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन इज, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पर सही बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, ठीक है, कितना आसान से सवाल पूछा है आपको, वो भी शिफ्ट 1 में, है ना। सीधा बर्नौलीज थ्योरम की आपके इक्वेशन पूछा है आपसे, है ना। तो देखिएगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास में, जो टोटल एनर्जी है, ठीक है ना,
दैट इज आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए फ्लोइंग लिक्विड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि ये मेंशन कर लीजिएगा। तो वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू Bernoulli's theorem, according to Bernoulli's theorem, total energy per unit volume of a flowing fluid is constant throughout the flow, right? तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पी स्क्वायर प्लस एच ओ जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल रिमेन कांस्टेंट। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। हो गया नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में मेंशन किया गया है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें स्टेटमेंट्स के बारे में कमेंट करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। तो गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड की विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है। सीधा सीधा क्लियर। अगला स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है ना, कि हमारा जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है, अगर हम लोग इसमें इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर इसमें मेंशन कर लीजिएगा एज ए फैक्ट कि ऑफ all the fluids gases have the lowest viscosity। gases को भी हम लोग fluids कंसीडर करते हैं, तो gases have the lowest viscosity। सॉलिड में हीट करेगा ना। ठीक है ना, अगले स्टेटमेंट के बारे में लिख लीजिएगा कि हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज increases the value of surface tension, increases the value of surface tension of liquid, whereas insoluble impurities decreases the surface tension of liquid। ठीक है, समझ में आई बात? तो यानी कि सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विच इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
लिखा इसे, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फिर अगला सवाल कह रहा है कि कंसीडर ए कंप्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1.6 मीटर एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। हमारे पास में एक कंप्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी हाइट हमारी 1.6 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है। इट हैज़ ए स्मॉल होल इन इट साइड एट ए हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। तो नीचे से 90 मीटर की हाइट पर हमारे पास सेंटीमीटर पर एक छोटा सा स्केप में छेद है। अज्यूम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल टू बी नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर टैंक, ठीक है ना। तो वाटर टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में जो हमारा छेद है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है। If a load of 50 kg is applied at the top surface of the water in the tank, then the velocity of the water coming out at the instant when the hole is opened is। अगर हम लोग ऊपर से और 50 किलोग्राम के करस्पॉन्डिंग एक लोड रख के प्रेशर अप्लाई करें तो बताना है कि इस छोटे से छेद में किस स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। सवाल कुछ समझ में आया? देखिएगा हमारे पास में सिचुएशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से एक वाटर टैंक कंसीडर कर लो, सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसे रेक्टेंगल का दिखेगा, अदरवाइज इट इज ए सिलेंड्रिकल, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल हाइट है वो हमें दी गई है, कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर बोला जा सकता है। और नीचे से, ठीक है, यहाँ से नीचे से कितनी हाइट पर? 90 सेंटीमीटर की हाइट पर हमारे पास में एक छोटा सा छेद है इस टंकी पे, राइट। और ऊपर से क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई करके इसके ऊपर और एडिशनल प्रेशर लगाया है ना। ये कितना लोड का? 50 केजी का। तो ये हमारा सरफेस 1 या फिर पॉइंट 1 और ये हमारा पॉइंट 2 कंसिडर कर लीजिएगा। दोनों के लिए जगह पे आपका बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। टोटल हमारी जो एनर्जी रहेगी पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे। तो डूब जाएगा। क्या डूब जाएगा? अरे उसके ऊपर में से लगाया है ना, वो ढक्कन से फोर्स नहीं लगाते हम लोग पिस्टन के ऊपर में, वैसा। तो यहाँ से, ठीक है ना, ये हमारा लिक्विड बाहर निकलेगा। तो ये किस स्पीड से निकलेगा बाहर, ठीक है ना। लेटर से इसकी स्पीड यहाँ पर v2 है, तो v2 कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेन कंसेप्ट इसके ऊपर में क्या है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो वी कैन से कि बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पहले वाले ऊपर में पॉइंट के लिए यहाँ का प्रेशर P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी H1 रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट के लिए यहाँ का प्रेशर हमारा P2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी H2 रो जी प्लस हाफ रो यहाँ की स्पीड लेटर से V2 स्क्वायर। अब यहाँ से जब हमने इसके ऊपर में फोर्स लगाया है तो यहाँ पर जो पानी है वो लगभग ना के बराबर बह रहा है ना। इसकी स्पीड हमारी ना के बराबर होगी क्योंकि काफी बड़ा एरिया है। तो V1 को हमने 0 ले लिया और यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमने इसको रेफरेंस लेवल ले लिया, ठीक है ना। ये देखो पॉइंट 2 जो है हमने इसको हमारा क्या ले लिया है? रेफरेंस लेवल ले लिया है। यानी कि ये H2 को हम लोग 0 बना लेते हैं। समझ में आ रही कुछ बात? यानी कि इसी पॉइंट को यहाँ से रेफरेंस लेवल बना लिया। तो ये पॉइंट से लेके पॉइंट 1 के बीच की ये हाइट है वो कितनी होगी? 160 माइनस 90 कर दो, कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर H1 क्या होगा? 70 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? तो P1 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो P1 हमारे पास में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस एडिशनल आपका इस वेट की वजह से जो प्रेशर बनेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा P0 प्लस ये mg अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है ना, ये हमारा प्रेशर आ गया, प्लस h हमारा कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर, यानी कि 17 × 10⁻⁻2 मीटर।
इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। और अब 2 पॉइंट जो है ये तो बाहर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर पी नोट। बोलो बात समझ में आ रही है? प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ये पी नोट और पी नोट एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? तो बाकी वाले टर्म्स की वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। फिर मास हमारे पास में कितना है, 50 किलोग्राम का। तो दिस इज 50 इंटू 10 अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ये 0.5 प्लस दिस 70 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 इंटू जी इज 10 इज इक्वल टू ये हाफ डेंसिटी 10 की पावर 3 इंटू दिस V2 स्क्वायर, राइट? अब देखिएगा क्या क्या टर्म्स हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखो दोनों साइड से आप क्या करो, ये 100 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो। ये 2 0 उड़ा दिए, यहाँ से क्या बचेगा, ये 10। और क्या आ जा सकता है, ये 10 को 2 से कैंसिल आउट करो, 5 आ गया, राइट? तो यहाँ पर ये 5 या अपॉन में 0.5 यानी कि आपका 5 इंटू 2 हो जाएगा ये। तो दिस इज 10 प्लस देखिएगा ये क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में 70 इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास में ये आ गया 5 V2 स्क्वायर। सो वी कैन से कि हमारे पास में ये 10 प्लस 70 यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 16 आ गया। सो वी कैन से कि V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और फाइनली वी कैन से कि V2 हमारा कितना हो गया है, अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस छेद से जो तो पानी है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बहेगा। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर हुई ये बात? हो गया नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर सवाल में कहा जा रहा है कि ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नोट। एक स्मॉल बॉल है जिसका मास m है, डेंसिटी रो है, और इसको एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया गया है जिसकी डेंसिटी हमारी रो नोट है। आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ देर के बाद में जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी तो जो बॉल है वो हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना, नीचे गिरेगी। द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल इज, तो बॉल के ऊपर में विस्कस फोर्स कितना होगा ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिएगा ये हमारी यहाँ पर बॉल कंसिडर कर लो, इसकी डेंसिटी कुछ रो है ना, लिक्विड की डेंसिटी हमारी रो नोट। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है यानी कि ऊपर की तरफ जो यहाँ पर फोर्स होगा कौन सा बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स, वो किसको बैलेंस करेगा, नीचे वाले mg को बैलेंस करेगा। सो वी कैन से कि बॉयंट फोर्स Fb और यहाँ पर विस्कस फोर्स का दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर। हमें बताना क्या है यहाँ पर, विस्कस फोर्स को बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस Fb विच इज बॉयंट फोर्स। mg मास यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू दिस g माइनस बॉयंट फोर्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g के बराबर। तो क्या करिएगा, दोनों टर्म से आप v रो जी को कॉमन ले लो, ये v रो जी। तो क्या बचेगा हमारे पास में अंदर में 1 माइनस रो नोट अपॉन में ये रो बच गया, v रो जी यानी कि इस बॉडी का हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, v रो यानी कि मास इंटू जी यानी कि mg हो गया ये। तो दिस इज mg इंटू 1 माइनस रो नोट अपॉन में रो, हियर रो नोट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो सही आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन बी।
वाई नोट डाउन। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल कह रहा है कि ए स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू ए लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन। एक स्मॉल स्टील बॉल को एक लॉन्ग सिलेंडर में फॉल कराया गया है, ड्रॉप कराया गया है, जिसमें एक ग्लिसरीन फील्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल। टाइम के साथ में हमारी वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा ग्राफिकली टाइम के साथ किस तरीके से होगा, वो हमें ग्राफ के हिसाब से चूज करना है। बड़ा आसान है, सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन। ये थप्पड़ दिख रहा है? तू भी थप्पड़ खाएगा? हाँ या वेलोसिटी का मतलब यार टाइम बढ़ते जाती है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वेलोसिटी कम होते जाएगी। अगर सिंपली फॉल, एक सिंपली फॉल हुआ है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, साथ साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है ना? तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स भी साथ साथ बढ़ते जाएगा। अभी भी फोर्स बैलेंस नहीं है। जब फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तब उस दौरान पे क्या आ जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। और उसके बाद में वो उसी टर्मिनल स्पीड से चलता जाएगा, चाहे कोई भी हमारा टाइम हो। तो ऐसी सिचुएशन हमको किस में देखने को मिल रही है? बी में। धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, फिर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गई, आपकी ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। समझ में आई बात? बट सर अगर बस एक मतलब सपोज ये ड्रॉप किया और पहले ड्रॉप कर दिया, नीचे जेल है तो ऐसे ड्रॉप करता है तो वो अंदर जाता है तो स्ट्रक्चर तेज होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। तो मैं वही तो मैं तो एयर की बात कर रहा हूँ, तुम तो सीधा फ्लूइड ही मानो ना। तुम ये ऊपर से गिराया फिर दूसरा फ्लूइड आया, उसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? सीधा फ्लूइड ही ले लो, है ना? जैसे कोई एक स्पेरिकल, जैसे हमारी रेन ड्रॉप के साथ भी तो वही होता है। रेन ड्रॉप फॉल करी, उसके ऊपर इनिशियल फोर्स कौन सा लग रहा है? mg और बॉयंट फोर्स लग रहा है ना? विस्कस फोर्स स्पीड के हिसाब से आता है, तो इनिशियली mg जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा है, ठीक है ना? बॉयंट फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, विस्कस फोर्स भी उसमें आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी वो दोनों मिलके mg को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो नेट फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो जब तक नेट फोर्स नीचे आएगा तब तक स्पीड तो नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी ना, है ना? फिर एफ बी बढ़ते 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 एफ बी और एफ बी मिला के mg को बैलेंस कर देंगे, तो उस दौरान पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गया, वेलोसिटी सेम रहेगी, वही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यानी कि स्पीड बढ़ रही है ना धीरे धीरे, और फिर बाद में कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट कब? जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। आ रही बात समझ में, है ना? तो इसको फिर लिखो, इससे पहले कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया। सो वी कैन से कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल increases and that results in increase of opposing viscous force। विस्कस फोर्स क्या होगा? एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आगे लिखिएगा कि व्हेन जो तो नॉर्मल वाली क्या है? हाँ, वो विस्कोसिटी के ऊपर में भी डिपेंड कर रहा है ना। सो व्हेन विस्कस फोर्स एंड buoyant force are equal to gravitational force, ये दोनों मिला के किसके बराबर होना चाहिए?
ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो उस दौरान पर हमारा नेट फोर्स बॉल के ऊपर कितना हो जाएगा, 0। तो वी से कि नेट फोर्स ऑन बॉल इज 0। तो वी से कि आफ्टर दैट ball falls with constant terminal speed। इसी के साथ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हो गए नोट डाउन? लिख लिया सभी ने? चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल देखते हैं इस क्लास का, और बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। देखिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 × 10⁻⁻4 मीटर एंड डेंसिटी ऑफ 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग ए टैंक ऑफ वाटर। एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस हमारी 1 × 10⁻⁴ मीटर है ना, और इसकी जो बॉल है उसकी डेंसिटी हमारी 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, कितने हाइट पे, ठीक है, h हाइट तक वो फॉल करी। उसके बाद में क्या है, एक पानी की टंकी है उसमें वो फॉल कर रही है। इफ आफ्टर एंटरिंग इन वाटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज देन द वैल्यू ऑफ h इज अप्रोक्सीमेटली। अगर इस टैंक ऑफ वाटर के अंदर में गिरने पे उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता है, तो आपको बताना है कि यहां पर इस बॉल ने कितने हाइट से फॉल किया होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 9.8 × 10⁻⁻6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात को समझ में आई? देखिएगा सिचुएशन को समझते हैं। लेट अस से कि हमारे पास में ये इस तरह से एक स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, ये कुछ h हाइट से फॉल करी, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो है इसने यहां से लेके ये यहां तक फॉल करी h हाइट तक, और इसके बाद में पानी की टंकी आ गई नीचे पे, यानी कि ये आपकी कहां पर गिरेगी, अब सीधा पानी के अंदर में डुबकी लगा देगी। तो यहां से ये हमारी पानी के अंदर में डुबकी लगा दी इसने। तो अब ये जो पानी के अंदर में जाती जा रही है तो उसमें कोई स्पीड का बदलाव नहीं आ रहा है, यहां से लेके चाहे ये और नीचे भी जाए, इस बॉल की जो स्पीड है कहा जा रहा है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस बात से क्या समझ पा रहे हो आप? बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा है, ये क्या बकवास बात हो गई। इसके ऊपर स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, इस बात को लेके क्या कह सकते हो आप? बिल्कुल, यानी कि जो अब इसमें h हाइट फॉल करने के बाद में जो स्पीड आ गई है वो स्पीड किसके बराबर हो गई है? टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो गई, यानी कि ये क्या है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो h हाइट पे फॉल करने पे, फ्री फॉल करने पे हमारी स्पीड कितनी आती है? √2gh। √2gh हमारी टर्मिनल स्पीड के बराबर होनी चाहिए, बस सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। समझ में आई बात? यानी कि जब ये h हाइट पे फॉल करी तो स्पीड कितनी है हमारी? 2gh, और इसी स्पीड से अब ये जाती जा रही है, यानी कि इसमें ये स्पीड क्या आ गई? टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड।
टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r²g इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन में ईटा। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा फ्रेम किया है, इज इक्वल टू, अब इसको फर्दर सॉल्व करते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ, तो ये हमारा 2/9, r हमारे पास में कितना है, राइट, 10⁻⁻⁴, तो ये 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इनटू g को हम लोग 10 ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी दिस इज 10⁵ माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर है यानी कि 10⁻³ दैट इज 1000 डिवाइडेड विथ ये हमारा 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। वैसे जी को आप 9.8 लेते तो इसके साथ आप कैंसिल आउट कर सकते थे डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/9 इंटू, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर करने पे इंटू 10, और यहाँ पर हाँ बिल्कुल वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं बोल तो वही रहा हूँ, तो 99,000 आ जाएगा ये, डिवाइडेड विथ दिस इज 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये आपका अंडर रूट में 2gh, राइट साइड को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 224.5। सो फ्रॉम दिस दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे, राइट, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 224.5 का स्क्वायर, तो इसको 224.5 इंटू 224.5 डिवाइडेड विथ, राइट, ये हमारा 2g दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी हमारा 10 ले लो आप, है ना। तो ये नहीं कि फाइनली ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास में करीबन, जो मैंने सॉल्व किया है वो आया 2520 मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है 2519, अगर जी की वैल्यू हम लोग 9.8 लेते तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 2519 मीटर, राइट। तो आई होप जितना आज की क्लास में हमने पढ़ा है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।